ओके, चलिए सबसे पहले आज दिन को देखते हैं। आज क्या तारीख है? 30 जनवरी। इस तारीख से कुछ याद पड़ रहा है? 30 जनवरी कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। अब यदि हम यहाँ ए लिख ले तो अब कुछ याद आया? महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी की हत्या आज ही के दिन हुई थी। ठीक है, आज महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आज के दिन को हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन को हमें कभी भी कोई खास दिन होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। इस केस में टोटल 8 लोगों पर मुकदमा चला था। उसमें से 2 को फांसी हुई थी, एक नाथूराम गोडसे को और दूसरा किसको? नारायण आप्टे। नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे, इन 2 व्यक्तियों को फांसी हुई थी। इन लोगों को नवंबर 1949 में अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी की थी। एक साल केस चला था, लाल किले में ट्रायल चला था और 1949 नवंबर में लोगों को फांसी हुई थी। और बाकी 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उसमें एक नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे भी थे। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, कोई दत्तात्रेय, ये सब थे। उसमें से भी 2 लोगों को बाद में बरी कर दिया गया था। तो फाइनली 2 को फांसी हुई या 4 को आजीवन कारावास हुआ। गोपाल गोडसे कुछ दिनों पहले, कुछ वर्ष पहले छूट करके आए हैं। उसके बाद एक किताब लिखे थे, गांधी वध क्यों। गोपाल गोडसे ने लिखा था कि गांधी की हत्या क्यों की गई। वो किताब कुछ लोगों के बीच काफी चर्चित हुई थी। आज की जो विचारधारा है, गांधी जी राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी फ्रीडम मूवमेंट में सबसे बड़े नेता थे, नो डाउट। लेकिन अब इतने वर्षों के बाद उनकी विचारधारा पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो उस वक्त में उठे थे जब उनके कार्यशैली पर, उनके सोच पर सवाल नहीं उठता तो उनकी हत्या क्यों होती। हत्या कोई किसी का करे, उसका कोई पर्सनल बेनिफिट न हो। हत्या का यदि ये कारण हो कि हमको व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है या उसकी संपत्ति जायदाद के लोभ में हत्या की जाए, या कोई आजकल बहुत ज्यादा हत्या कर रहा है प्रेम प्रसंग। अभी एक सर्वे आया कि सबसे अधिक हत्या आजकल प्रेम प्रसंग में ही हो रही है। वो नहीं हो, पर्सनल कोई लाभ हानि नहीं हो, फिर भी नाथूराम गोडसे इतने बड़े आदमी, तो उस समय भारत में हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता, तो उनसे बड़ा कोई नहीं था। उसकी हत्या करने की सोची किसी ने तो जरूर कोई वजह होगी। उसके दिमाग से तो कुछ वजह सही होगी, उसके दिमाग से। हम नहीं कहते हत्या करना सही बात है, सही की, लेकिन नाथूराम गोडसे कोई अनपढ़ आदमी था नहीं। नाथूराम गोडसे एक समाचार पत्र का संपादक था। अग्रणी नामक एक समाचार पत्र निकलता था पुणे से, उसका वो संपादक थे, पत्रकार थे, बाई प्रोफेसर पेशे से पत्रकार थे। और उसी पत्रिका के मैनेजर थे, प्रबंधक थे नारायण आप्टे, जो उनके सहयोगी थे, साथ में फांसी हुई थी। उस अग्रणी पत्रिका बाद में वह समाचार पत्र हिंदू राष्ट्र के नाम से संपादित होने लगा, प्रकाशित हुआ पुणे से। तो एक पत्रकार जैसा व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना कोई खास वजह के, बिना किसी मोटिव के हत्या तो नहीं करेगा। उनकी हत्या के बारे में कुछ बातें कही जा सकती है कि जैसे उस जमाने में वीर सावरकर थे, वीर विनायक दामोदर सावरकर, नाम सुना होगा आपने। वह हिंदू संगठन चलाते थे। उनकी विचारधारा से लोग प्रभावित थे और खुद सावरकर जो थे आरएसएस से प्रभावित थे। यानी कि उस समय जितनी विचारधारा के हिंदू समर्थक शक्तियां थी, आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, हिंदू महासभा हो गया, ये सब जितनी इस प्रकार की सोच थी, जैसे कि आज के भारतवर्ष को दक्षिणपंथी ताकतें कहते हैं, अतिवादी सोच,
अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच, यानी कि अतिवादी अपने काम को लेके, अपने उद्देश्य को लेकर काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी एक्सट्रीम होना, यानी कि बहुत ज़्यादा एक निश्चित सीमा से आगे जाकर सोचना, किसी काम को करना, उसको अतिवादी सोच कहते हैं। कोई हिंदू विचारधारा से समर्थित जो उसके जो समर्थक थे, उनके सोच से नाथूराम गोडसे कहीं ना कहीं प्रभावित थे। ये भी हिंदू विचारधारा से प्रभावित थे और हत्या करने की उन्होंने सोची। हत्या करने की गांधी जी 1942 भारत छोड़ आंदोलन के बाद गांधी जी की गतिविधियां जो थी, उनके कार्यकलाप थे, वो शुरू से ही हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं। 1920 में एक बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। 20 से 22 तक चला था। यह असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था अंग्रेजों के कार्यशैली, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ। मुख्य रूप से इसका तत्कालिक कारण था जालियांवाला बाग। 13 मार्च 1919 बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। जालियांवाला बाग में जनसभा हुई थी, डायन ने गोली चलाया, बहुत लोग मर गए थे। तो गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी थे और चाह रहे थे कि एक व्यापक आंदोलन चलाया जाए। और सहयोग आंदोलन में क्या था कि जो जहां है, गांधी जी की सोच थी, उनका विचार यह था कि अंग्रेज, मान लीजिए एक इमारत है, अंग्रेज एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में बहुत सारी ईंटें हैं। गांधी जी का यही थ्योरी था कि ये बहुत सारी ईंटें हैं, हम लोग अपने अपने हिस्से की ईंट निकाल लें तो इमारत गिर जाएगी। कोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या जो भी संस्थाएं हैं सरकारी, उस सब में हम लोग उसके एक ईंट के रूप में काम कर रहे हैं। हम लोग साथ में मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब वो संस्था चल रही है। तो हम लोग अपने अपने हिस्से की ईंट, यानी कि अपना अपना सहयोग देना बंद कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम असहयोग आंदोलन पड़ता है। सोच ये था कि अदालतों में जो भारतीय हैं वकील, वो कोर्ट जाना बंद कर दे। जो नौकरी कर रहा है क्लर्क, ऑफिस जाना बंद कर दे। अधिकारी जो है हिंदू, भारतीय, वो ऑफिस जाना बंद कर दे। स्टूडेंट कॉलेज स्कूल जाना बंद कर दे। टीचर जो है इंडियन, वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाना बंद कर दे। मतलब जो जहां पर है वो वहां पर ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर दे। इसीलिए इसका नाम था असहयोग आंदोलन। यह गांधी जी की सोच थी। अब आते हैं कहां से जोड़ रहे इसको। तो पहले बताया था पिछले क्लास में कि कांग्रेस साल भर जो काम करती थी, उसके लिए दिसंबर के अंत में एक अधिवेशन होता था। उस अधिवेशन में अगले एक साल के लिए एजेंडा तय होता था कि हम लोग अगले एक साल में ये चीज करने का प्रयास करेंगे। फिर अगले साल अधिवेशन होता है तो उसकी चर्चा की जाती है कि हम लोगों ने क्या क्या एजेंडा तय किया था और क्या क्या किया और क्या नहीं कर पाए, आगे क्या करना है। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए एक अधिवेशन हुआ था नागपुर में। ठीक है, नागपुर के अधिवेशन में गांधी जी को कांग्रेस के सभी नेताओं ने थोड़े बहुत नागपुर के बाद में यह स्वीकार कर लिया। विशेष अधिवेशन रहे थे इस असहयोग आंदोलन के लिए ही कि गांधी जी के प्रस्ताव पर हम लोग क्या प्रतिक्रिया थे, कांग्रेस की क्या रवैया रह गया सहयोग आंदोलन में, क्योंकि ये बहुत छोटा चीज नहीं था, बहुत बड़ा चीज था। हर स्तर पर सरकार का बहिष्कार करने की बात थी, वो भी ब्रिटिश सरकार। उसको वोट का लालच नहीं था। आज के जमाने की सरकार क्या जनमत में कोई काम करेगी तो उसे वोट का जुड़ घटाव सोचने लगती है कि करेंगे तो वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसको तो अंग्रेजों को गुना भाग करने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो तनाशाह थे, वो तो गुलाम बनाए थे भारत को, वो अपने मनमर्जी शासन करते थे। तो वैसी सरकार से पंगा लेना जो एकदम निर्मम थी, तनाशाह थी, बहुत सीधे घूमना जानती थी वो, तो हम लोग असहयोग करेंगे तो सरकार दमन भी कर सकती है, जेल भेजेगी, मारेगी, पीटेगी, गोली मार देगी।
तो इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के लिए 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ, उसमें चर्चा की गई और इस बारे में बहुत सारे विचार उठे। कुछ लोग की असहमति भी थी कि हम लोग असहयोग आंदोलन विरोध करेंगे तो अंग्रेज दमन करेंगे, अंग्रेज ताकतवर है, सत्ता उनके हाथ में है, वह मजबूत है, भारतीयों का दमन होगा, इससे परेशानी होगी, तो किया जाए न किया जाए, इस प्रकार के विचार चल रहे थे। तो कुछ लोगों ने, अधिकांश लोगों ने असहमति के बावजूद भी गांधी जी के प्रस्ताव को मान लिया कि हाँ ठीक है, सहयोग आंदोलन होगा। उस अधिवेशन में जिन्ना भी थे, जिन्ना उसमें कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस की विचारधारा से असहमत थे धीरे धीरे वो, लेकिन फिर भी कांग्रेस में ही थे। तो जिन्ना ने प्रस्ताव दिया कि नहीं, हम असहयोग आंदोलन नहीं करना चाहिए, हम लोग असहयोग आंदोलन को रिजेक्ट करते हैं, वो ठीक नहीं है। जिन्ना वही बात बोले जो हम बोल रहे थे भी, कि सरकार दमन करेगी, व्यवस्था खराब हो जाएगी, अंग्रेज ताकतवर है, जो जैसे कि रोगी है, अंग्रेज डॉक्टर से इलाज नहीं कराएगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, मर जाएगा। अदालतों का बहिष्कार करे कोर्ट, जज सब अंग्रेजी है, जज सब अंग्रेज थे विकास, इंडियन जज बहुत कम थे, बड़े बड़े पद पर अंग्रेज हैं, ऑफिस में अफसर अंग्रेज है, कर्मचारी इंडियन है, कोर्ट में नीचे कर्मचारी इंडियन है, जज अंग्रेज है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में यही है, प्रिंसिपल बीसी सब अंग्रेज है, नीचे के स्टाफ इंडियन है। तो यह आंदोलन यदि होगा तो वो लोग बाद में उसको परेशान करेंगे, उनको अपनी नौकरी रोजी रोटी का संकट पैदा हो सकता है। तो इतने लोगों का रिस्क, रोजी रोजगार पर खतरा, स्वास्थ्य पर खतरा, उनकी जिंदगी पर खतरा, यह ठीक नहीं है करना। तो जिन्ना ने इन सब बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की नहीं करना चाहिए और कोई तरीका सोचा जाए, लेकिन सब लोगों ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर दिया। जिन्ना नाखुश होकर के वहां से चल दिए। उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू भी थे। मोतीलाल नेहरू ने जिन्ना को समझाया अकेले बढ़ जाकर के कि सब लोग मान लिया है गांधी जी को नेता, और उनके प्रस्ताव पर असहयोग आंदोलन चलाने की बात चल रही है, तो आपको क्या आपत्ति है, आप भी मान जाइए। तब जिन्ना रुष्ट होकर एक सेंटेंस बोला था, यही एक सेंटेंस भारत के विभाजन का कारण है। जिन्ना बोला कि आप लोग कमजोर है, कायर है, आप लोगों ने अपना नेता मान लिया, आप लोगों ने एक अपना नेता चुन लिया, लीडर चुन लिया। अब ये लीडर, यानी जिन्ना खुद अपने को बोला था, अब ये लीडर अपने लोग खोजेगा। बात को फॉलो कीजिए, आप लोगों ने गांधी को नेता मान लिया है, मेरे पास अब आप लोग नहीं है, हमको अपने तो नहीं माने, तो यह नेता अब अपने लोग खोजेगा, नहीं मुस्लिम। यानी कि आप लोगों ने, हिंदू बहुमत अधिकार सिर्फ हिंदू ही लोग हैं, तो आप लोगों ने गांधी को अपना नेता मान लिया। उसके मन में भाव था कि हम चूंकि मुस्लिम है इसलिए हमको ये लोग नेता नहीं मान रहा, मेरी बात नहीं मान रहा है, तो यह नेता अब अपने लोग खोजेगा। यानी कि हम मुस्लिमों को यूनाइट करेंगे, हम अपने समर्थक वर्ग तैयार करेंगे, मुस्लिमों को तैयार करके हम उनका नेता बनेंगे। क्लियर? यही पृष्ठभूमि थी गांधी जी कांग्रेस और जिन्ना के मतभेद का कारण। यहीं से जिन्ना के रास्ते अलग हो गए और जिन्ना उसके बाद से वो कट्टर हिंदूवाद की तरफ, मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ चल दिया, और उस यही से जिन्ना का सूझता बदल गया। कांग्रेस से तो अलग हो ही गए, मुस्लिम लीग को मजबूत किए, आगे की और बहुत बड़ी कहानी है। तो इस घटना के बाद से जब जिन्ना मुस्लिमों में लोकप्रिय होने लगे, तो गांधी जी, हर आदमी की एक कमजोरी होती है, एक कमजोरी किसी की होती है पद की, किसी के होते हैं पैसे की, किसी के होते हैं रिकॉग्निशन की, मान्यता की। तो जो टॉप क्लास के लोग होते हैं, गांधी जी टाइप के लोग होते हैं, जिनको भौतिक सुख सुविधाओं से बहुत मतलब नहीं होता है, उनको एक भूख होती है बहुत ज़्यादा, वो होता है मान्यता की भूख, कि हमको सब लोग माने, उसको रिकॉग्निशन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सब लोग हमको माने, हमको प्रतिष्ठा दे, हमको इज्जत दे, सब कोई माने, मेरी बात से सब लोग सहमत हो जाए, उनको इससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो गांधी जी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात था कि जिन्ना धीरे धीरे मुस्लिमों का नेता बन रहा है और हम हिंदुओं का नेता बन के रह जाएंगे, हम हिंदुओं के नेतृत्व में सिमट जाएंगे,
तो हम भी मुस्लिमों का समर्थन पाए, हम भी मुस्लिमों का समर्थन पाए, मुस्लिमों के दिल में भी गांधी जी राज करें। यह गांधी जी की सोच थी। यही सोच आगे चल करके विभाजन का भी कारण बना और गांधी जी की हत्या का भी कारण बना। पृष्ठभूमि में आ रहे हैं, यह गांधी जी की हत्या अचानक एक दिन में नहीं हो गई थी। यहीं से गांधी जी का सोच बदल गया और वो हिंदुओं के हितों को, हम नहीं कहेंगे हितों को दरकिनार कर देते, लेकिन हिंदुओं के हितों पर मुस्लिमों के हितों को तरजीह देने लगे। जब कभी भी आगे हम गांधी जी के बारे में एक सप्ताह का लगभग लंबा चैप्टर लेंगे सिर्फ गांधी जी के बारे में, उसमें और डिटेल्स में देखेंगे कि गांधी जी के हर वक्तव्य, हर गतिविधि, उनका पूरा सोच मुस्लिमों के प्रति झुका हुआ था। और मुस्लिमों के प्रति झुका हुआ है तो हिंदुओं के विरोध अपने आप हो जाएगा। यदि मेरा 2 बेटा है, A और B, हम दोनों से प्यार करते हैं, लेकिन मेरा सोच कुछ ऐसा हो जाए कि हम सभी बात में अच्छा बुरा आंख मूंद करके हम B की हर बात जाने अनजाने मानने लगे। एक और कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको तंग नहीं कर रहे, उसको मारपीट कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने हम B की बहुत सारी बातें मानने लगेंगे। तो स्वाभाविक है कि A के मन में मेरे प्रति चिढ़ पैदा हो गया। ओके, यही गांधी जी जाने अनजाने में करते चले गए। आगे जाके देखेंगे गांधी जी की हर चीज, हर बात में वो हिंदू हित को थोड़ा सा साइड करके मुस्लिमों हित को प्रमोट करने लगे थे, अनदेखा कर रहे थे। हाँ, अनदेखा करने लगे थे। इसीलिए इन्हीं सब कारण से 1925 में क्या बताया था, आरएसएस की स्थापना हुई। और जब से आरएसएस की स्थापना हुई, हिंदूवादी शक्ति जब आगे बढ़ने लगे तो हिंदुओं की सोच को, हिंदुओं के असंतोष को आवाज देने का एक मंच मिल गया। उस प्रकार का संगठन बन गया कि हिंदू को हित को भी आवाज देने के लिए, उनकी बात उठाने के लिए एक संगठन बन गया। इस प्रकार के सोच, जब हिंदूवादी सोच आगे बढ़ गया तब गांधी जी के विरोध में माहौल बनने लगा। हो गया, पहले कांग्रेस एक बात संगठन थी, उसमें सब लोग साथ साथ थे। जब से जिन्ना ने अपनी राहें अलग कर ली तो मुस्लिम जिन्ना की तरफ आकर्षित हो गए। तो उसका काउंटर करने के लिए गांधी जी ने सोचा कि मुस्लिमों का समर्थन भी हम प्राप्त करें। तो गांधी जी अपनी नीतियों में मुस्लिमों के हितों को तरजीह देने लगे, मुस्लिमों के पक्ष में खुल के बोलने लगे, उनके हित में काम करने लगे, जाने अनजाने जैसे हो। तो गांधी जी के प्रति नफरत बढ़ते गया और उस नफरत का फायदा उठाया हिंदूवादी संगठनों ने। जैसे गांधी जी एक भजन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो डर, ठीक है। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के दृष्टिकोण से भजन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इसका असर यह हुआ कि कुछ सीमित सोच के जो लोग थे, हिंदू भी चिढ़ गए, मुस्लिम भी चिढ़ गए। यह हमको आपको सुनने में बहुत लगता है, ईश्वर अल्लाह तेरो, चलो भाई धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, ईश्वर भी है, अल्लाह भी ठीक है। लेकिन जो कट्टरवादी हिंदू सोच के लोग थे वो बोले गांधी जी ईश्वर को अल्लाह से मिला कर, ईश्वर अल्लाह के कैसे हो सकता है। और जो कट्टरवादी मुस्लिम सोच के लोग थे वो भी बोले कि अल्लाह को ईश्वर से मिला रहे। तो इससे क्या हो गया, एकता और सौहार्द प्रेम बढ़ने के साथ साथ एक अलग सेंटिमेंट भी पैदा हो गया विरोध का। यही विरोध धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यह नाथुराम गोडसे टाइप के लोगों को पैदा किया। उस समय हिंदूवादी जो साहित्य थे, सावरकर के सोच थे और जो पत्रिकाएं निकलती थी उसमें गांधी जी की आलोचना वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा होती थी। इस बीच में घटना करके 1946 में 16 अगस्त 1966 डायरेक्ट एक्शन डे, ये क्या था, अभी हाल में फिल्म आई, मोबाइल पर बेचे G5 पर है, बंगाल फाइल्स। विनायक बंगाल फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री फिल्म है। फाइल्स टाइप का, टास्कर फाइल्स गया था पहले, कश्मीर फाइल्स गया था, एक बंगाल फाइल्स आई है। वह फिल्म इसी घटना के आधार पर है, 1946 के बैकग्राउंड पर ही कहानी है। हुआ क्या था कि जब जिन्ना बार बार कोशिश करे 1940 में, जब अलग पाकिस्तान की बात उठी
कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को अलग देश चाहिए, तो कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच में बहुत से वार्ताएं चली। वार्ता लगातार फेल होती थी। कांग्रेस के लोग अलग पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे, गांधी जी भी नहीं थे, नेहरू भी नहीं थे, पटेल भी नहीं थे। यही 3 नेता उसमें कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में थे। तो जिन्ना को लगा कि नहीं, आपका पाकिस्तान नहीं बन पाएगा, तो उसने अपने लोगों को, मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम लोगों को एक संदेश दिया कि इस दिन कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन होगा, यानी कि खूब जम के मार काट। उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें व्यवस्था दी गई थी कि जितनी प्रांतीय सरकारें बनेगी, उसमें जो सरकार बनेगा प्रांतों में, राज्यों में, उसके मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे उस जमाने के हिसाब से। तो बंगाल में सोहरावर्दी नाम का एक नेता था, वही बंगाल का गवर्नमेंट का हेड था, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो कह लीजिए। तो उसने क्या किया था कि वो जिन्ना के निर्देश पर काम कर रहा था। उसने 16 अगस्त के पहले 2-3 दिन पहले से ही पेट्रोल पंप, जितने लोग थे पेट्रोल पंप के ओनर थे, उनको निर्देश दे दिया गया था कि अगले 2-3 दिनों तक 16 घटना हुई थी। 12-13 तारीख से एक आदेश दिया था मुख्यमंत्री की हैसियत से कि बिना एक टोकन का किसी को पेट्रोल नहीं देना है। पेट्रोल डीजल जो भी गाड़ी में लगता है, किसी को बिना टोकन का नहीं देना। पैसा का जरूरत नहीं, पैसा नहीं गई, टोकन दिखलाएगा तभी देना है, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी पेट्रोल पंप पर। ये लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों को लगा कि किल्लत होगी, पेट्रोल डीजल किल्लत होगी, इसलिए ऐसा कर रहा है। ऐसा बात नहीं था। वो क्या किया था, सिर्फ मुस्लिम लीग के समर्थक लोगों को ही टोकन दिया था, हिंदुओं को टोकन ही नहीं दिया था। ये तैयारी हो रही थी घटना घटने की। बाबू सो रहे हो क्या? तो कुछ प्रॉब्लम है, कॉल है। तो वो क्या बोल रहा था कि पेट्रोल पंप में चाल चल दिया, जितने टोकन इशू किए हिंदुओं को टोकन ही नहीं दिए, मुस्लिमों को, अपने समर्थकों को दे दिए, मुस्लिमों को जो कट्टर मार कटे आगे को। और क्या एक काम किया कि जितने महत्वपूर्ण जगह, सेंसिटिव जगह थे, वहां पर से हिंदू अधिकारियों, पुलिस में हिंदू अधिकारियों और पुलिस की नौकरी हटा, छुट्टी दे दी, अलग अलग जगह भेज दी, कहीं और दूर दराज के क्षेत्र में, कि जहां जहां दंगा होने का वाला प्लानिंग था, वहां से मुस्लिम पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ही नियुक्त किए। मुस्लिम, गोरखा और अंग्रेज इस टाइप में, हिंदू छोड़ के। तो ये पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। उसके बाद 16 अगस्त को जम करके मारकाट हुआ, हजारों लोग मरे, मेनली हिंदू। डायरेक्ट एक्शन डे का दोष भी घुमा फिरा के हिंदूवादी ताकतों ने गांधी जी पर ही थोपा। तो गांधी जी सब मामलों में सजग नहीं थे, उन लोगों ने जिन्ना को रहते रोका नहीं। ये लोग कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, कांग्रेस का तमाशा देखते रहे। और जब उसके प्रत्युत्तर में हिंदू लोगों ने दंगा करना शुरू किया, तो गांधी जी का जाकर अनशन करने लगे। मुस्लिमों ने मारा हजारों हिंदुओं को, ठीक है। हिंदू जब बदला लेने शुरू किया तो गांधी जी अनशन कर दिया। इस प्रकार घटना एक प्रकार घटती चली गई, एक प्रकार से घटना पर घटना घटती चली गई, बातें होती गई कि गांधी जी के प्रति लोगों में नफरत आ गई। इसी बीच में पार्टीशन हो गया, 1947 में बंटवारा हो गया। बंटवारा में बहुत लोग, लाखों परिवार विस्थापित हुए, बहुत लोग मर गए। खासकर पंजाब, पश्चिमी पंजाब जो अभी पाकिस्तान में है, और पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश में है, उसमें पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ बहुत लोग मरे, बहुत लोग अपना घर द्वार छोड़ के जाना पड़ा। इससे क्या हो गया, गांधी जी के प्रति और चिड़ बढ़ी। उस पर से और एक क्या घटना घट गई, जब पाकिस्तान पट गया तो पाकिस्तान अपना दावा करता 55 करोड़ रुपया का, 55 करोड़ रुपया, 55 करोड़ रुपया का दावा पाकिस्तान कर रहा है, वो चाहिए भारत से। भारत सरकार बोले, पटेल गृह मंत्री थे, नेहरू प्रधानमंत्री थे। नेहरू तो बीचवा में थे, सुख थे, दे न दे। पटेल ने मना किया कि नहीं, 55 करोड़ नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, उसको हम पैसा देंगे मानवता का लिहाज करके, और हमारे खिलाफ हथियार बम बारूद की हमी को मारेगा। 55 करोड़ देंगे तो उसके हथियार कर देगा और भारतीय लोगों पर ही उसका उपयोग करेगा, इसलिए दुश्मन को पैसा क्या मतलब है। तो गांधी जी अनशन कर दिए, देना ही पड़ेगा, नहीं मिलेगा।
ये हिस्सा है, उसका हक बनता है, देना ही पड़ेगा। अनशन कर दिए और अनशन में मरते मरने हो गए, लास्ट में 55 करोड़ रुपये देना पड़ा। ये भी घटना घट गई, इससे लोगों को चिढ़ता है। शरणार्थी बन के जितने लोग आए थे, तो लाहौर से सब पूरा इस पार्टीशन में सबसे प्रभावित है लाहौर। लाहौर में सबसे अधिक त्रासदी हुई थी। हिंदू, सिंधी, सिख, यह समुदाय के लोग लाहौर में बहुत अच्छे व्यवसायी थे, उनका बिजनेस था बहुत अच्छा, बड़े स्थायी रूप से स्थापित थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री थे उनके, बहुत व्यवसाय अच्छा था उनका। तो अपने लाखों की संपत्ति छोड़ के, घर द्वार छोड़ के सब आ गए। उनकी महिलाओं से बलात्कार किया गया, उनकी महिलाओं को मारा गया, लोगों को काटा मारा गया, यानी कि बहुत त्रस्त होकर के इंडिया आए थे। वापस वहाँ से उनको मार खदेड़ दिया। ऐलान होता था माइक से कि संपत्ति और औरतों को छोड़ के भाग जाओ। ये सच बात है, ये बनाई बात नहीं है। तो जो आदमी इस किस्म का सीन देखे, जिसके परिवार पैसा बीते, उसके मन में क्या होगा? यही ना कि नेता लोग अपने सत्ता के लिए, अपने आराम के लिए देश का विभाजन कर दिए। हम लोग इतना कष्ट है, मेरे इतने लोग मर गए, मेरे घर की महिलाओं का बलात्कार हुआ, हम लोग इतना मर कट के आए हैं, और यहाँ इंडिया आके क्या मिला? इंडिया शरणार्थी के रूप में आए, और यहाँ वहाँ तो ये छोड़ के आ गए, तो वहाँ मुस्लिमों ने अपना कब्जा कर लिया। लाहौर से जितने लोग संपत्ति, घर द्वार छोड़ के, वहाँ पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। इसके उल्टा यहाँ से मुस्लिम लोग जो छोड़ के गए, यहाँ से छोड़ के गए, तो गांधी जी क्या कहते हैं कि उस पर हिंदू भाई कब्जा न करें, यह मुस्लिमों की संपत्ति है, ये जब कभी वो लोग आएंगे तो उनको दिया जाएगा, नहीं तो इस पर कोई मुस्लिम का ही हक होगा, और नहीं तो वक्फ को दे दिएगा। गांधी जी का दिमाग देखो, दो तरफा घाटा लगा ना। वहां से हिंदू जो छोड़ करके आए, वहां तो उनका संपत्ति सब गया। अब सही बात क्या होता है कि जो वहां से विस्थापित होके गए हैं और यहाँ से जो मुस्लिम छोड़ के गए हैं, तो उनको उसी में एडजस्ट कर देता? नहीं, गांधी जी पकड़ ली कि नहीं, उनकी संपत्ति पर हिंदू का हक नहीं रहेगा। इसमें भी और भी एक बात होती, जितने मुस्लिम शरणार्थी थे, दंगा से पीड़ित होकर के त्रस्त थे, तो वो लोग मंदिर में, गुरुद्वारा में शरण ले सकते थे, लेकिन मस्जिद में हिंदू शरण ले, ये भी गांधी जी को मंजूर नहीं था कि नहीं, मस्जिद को अपवित्र कैसे करोगे, मस्जिद में शरण नहीं लेना। हर तरह से उनका हर सोच, हर गतिविधि, जाने अनजाने जैसे कहिए, वो हिंदुओं के विरुद्ध में था और मुस्लिमों के पक्ष में था। तो यही सब घटनाओं का ज्वाइंट परिणाम यह था कि नाथूराम गोडसे ने सोचा कि अब गांधी जी की हत्या कर देनी चाहिए, नहीं तो जिंदा रह गए तो हिंदुओं को और भी कष्ट सहना पड़ेगा, हिंदुओं को और परेशानी होगी, मुस्लिम और भी अत्याचार करेंगे। यह सोच उनका है, मेरा सोच नहीं है। ये गोडसे ने सोचा और इसी सोच के वशीभूत होकर के वो हत्या कर दिए गांधी जी का। वो एक दिन था 30 जनवरी 1948 शाम के लगभग 5 बजे गांधी जी की हत्या हुई थी। प्रार्थना सभा में जा रहे थे, प्रार्थना सभा में जाते वक्त इनकी हत्या की गई थी। इसलिए इस दिन को बलिदान दिवस में मनाया जाता है। आज के दिन 11 बजे एक सायरन बजता है, यानी बुझाएगा, बड़े में सायरन होता है और 2 मिनट के लिए मौन रखा जाता है। ठीक 11 बजे सायरन बजता है, 2 बजे मौन हर साल वो गांधी जी की याद में किया जाता है। इस टॉपिक को अब समाप्त करेंगे। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, माना जाता है, लेकिन अब जब बहुत सारी नई नई बातें सामने आ रही है, अब तो सोच लोगों का बदल गया है। ये व्हाट्सएप के जमाना आने से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब यूनिवर्सिटी से आगे हो गया। इतना इसमें ज्ञान की बातें मिर्च मसाला भर दी जाती है कि लोग दूसरी ही दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं। अब लोगों का सोच बिल्कुल अलग हो गया है। हम लोग रहे न रहे, हो सकता है आने वाले 50-100 वर्षों में यह भी मांग उठने लगे गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म कर दिया। ये बात कभी न कभी उठ सकती है, हो सकता है तो मैं जिंदगी में देख लो, ये बात आ सकती है। तो सो थिंकिंग हम क्यों बात बोल रहे हैं? एक देश रशिया, सोवियत संघ के जनक लेनिन अपने देश में अपने जमाने में गांधी से बड़े नेता थे। आज लेनिन की एक भी मूर्ति सोवियत संघ बनाई है, उनकी मूर्ति को तोड़ के लेटिन में तालाब में फेंक देंगे, उनका वो कोई नाम लेने वाला नहीं है।
लेनिन कहते हैं। तो समय के साथ परिवर्तन होता है, हो सकता है उस दिन आज राष्ट्रपति के राष्ट्रपिता का दर्जा समाप्त करने की बात पर चल रही है। गांधी जी ने क्या किया ना कि उस समय की परिस्थितियों का सही थी गलती अलग है, आज उनका मूल्यांकन कुछ अलग तरीके से हो रहा है। अब गांधी जी के नाम से उतने समर्थन नहीं रह गए हैं, अब उनकी विचारधारा का विरोध हो रहा है धीरे धीरे। चलिए आज के ये टॉपिक समाप्त हो गया।